जय हिंद फ्रेंड, हिंदी और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, यूजीसी नेट हिंदी साहित्य संबंधी जो यूनिट 5 हिंदी कविता विधा से संबंधित यूनिट है उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। और हमारे पाठ्यक्रम में भवानी प्रसाद मिश्र की जो रचना लगी है सतपुड़ा के जंगल, आज हम उस पर चर्चा करने वाले हैं। इसके पूर्व हमने गीत फरोश रचना के बारे में देखा कि कैसे रचनाकार कहते हैं कि समय के साथ जीविकोपार्जन के साधन के लिए हमें कभी कभी जो है अपनी रचनाओं को, अपनी भाव अभिव्यक्ति को भी गिरवी रखना पड़ता है। देखिए, सतपुड़ा के जंगल इनका बिल्कुल उससे हट के रचना है। ये सतपुड़ा के घने जंगल कविता पाठकों को एक अछूती प्रकृति की सुंदर दुनिया में लेके जाता है। कवि जो बैठे होते हैं, ये सतपुड़ा का जंगल जो है एक ऐसा अंचल, एक यथार्थ बिंब प्रकट करता है कि आप जैसे कहीं पे बहुत ही करीब बैठे हैं, प्रकृति के करीब, और वहां का आप सूक्ष्मांकन करते हैं क्योंकि उनके देखने का नजरिया बहुत अलग होता है। तो कवि ने इसे बैतूल शहर के, ये आपको इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना है कि प्रकाशन सन 1939 में होता है। बाकी ये गीत फरोश जो कि 1956 में आता है, उसमें ये संकलित होता है। ये जो कवि है बैतूल शहर के, जो सोनाहारी पहाड़ी है उस पर बैठ कर ये लिखे थे। और वर्तमान में आप ये जो सतपुड़ा राष्ट्रीय अभ्यारण्य होशंगाबाद जिले में है, तो वहाँ पे ये जो है रचना इन्होंने बहुत ही मानवीकरण अलंकार के साथ जो है वहाँ के बिंब को प्रस्तुत किया है कि कैसे वहाँ पे बैठे हैं और वहाँ की डालियाँ, उन जंगलों को देखिए, उन जंगलों के झुरमुटों को देखिए। मतलब हर एक चीज़ का इस तरीके से बिंब प्रस्तुत किया है कि जैसे लगता है कि वो सतपुड़ा का जंगल बिल्कुल आपके सामने है। तो वहाँ पे कैसे साल है, पलास के पेड़ है, सांप, सौ कली लताएं, अजगरों से भरे जंगल, झरने, नाले, जंगली पक्षी और जू। मतलब प्रकृति के प्रेम के साथ वहाँ पे जितनी ही प्रकृति परिवेश में जितनी भी चीजें हैं, उन सारी चीजों को यहाँ पे दिखाया गया है। और इसमें प्रयुक्त झाड़, कास, ऐसे कुछ शब्दों का प्रयोग इस तरीके से आपको जुड़ता है, ऐसा लगता है कि बहुत ही सहजता के साथ जो कवि वो हमसे बातचीत कर रहे हैं। तो सहजता इसकी सबसे ज़्यादा आप कह सकते हैं कि बड़ी विशेषता है। मनमोहक दृष्टि के साथ इसमें कैसे सतपुड़ा के जंगल में जैसे एक सजीव व्यक्ति जा रहा है और हमें हर एक चीज़ निर्जीव दिखता है, तो हम उसके प्रति जो है हमारी जो है वेदना नहीं जगती या हम उससे कुछ अनुभूति नहीं कर पाते। लेकिन देखिए, एक लेखक की दृष्टि क्या होती है कि एक जंगल में बैठ के वो इस तरीके से लिखता है कि जैसे लगता है उसका पूरा जंगल ही सजीव हो उठा है। वहाँ की छोटी छोटी चीज़ों को इस तरीके से वो आपके सामने बिंब विधान कर प्रस्तुत करता है, आपको लगता है कि पूरा जंगल ही आपके सामने जीवंत हो उठा है। तो यही चीज़ें बहुत बड़ी खासियत है इसमें। और सतपुड़ा के घने जंगल नींद में डूबे हुए से ऊँघते अनमने जंगल, और महुए से लपकती मत करती बास आती, गूंज उठते ढोल इनके, गीत इनके, बोल इनके। तो आपको लग रहा होगा कि सतपुड़ा के घने जंगल, और कहते हैं कि जैसे लोग ऊँघते अनमते हैं, तो बिल्कुल वो शांत वातावरण, जैसे आप दोपहर वगैरह में जाइए और बहुत ही जंगल है, भयानक दृश्य आपको लगेगा, कभी लगेगा पूरा ही पूरा अलसाया हुआ है, तो बिल्कुल वो बिंब आपको लगेगा कि बिल्कुल सामने हो रहा है। तो पूरी रचना को आप पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। कुछ ऐसा नहीं है बहुत ज्यादा कठिनाई वाला, तो संपूर्ण वाचन करेंगे आपको। सतपुड़ा के घने जंगल, ये कविता पाठक को प्रकृति की ऐसी अकल्पनीय दुनिया में लेके जाता है जो मनोरम सौंदर्य और आश्चर्य से भर देता है। भवानी प्रसाद मिश्र जी की एक तरफ आपने कविता पढ़ी गीत फरोश, जिसमें वो कविता को बेचने की बात करते हैं, यानी जो साधना है उस साधना को हम कैसे बेच सकते हैं। तो यहाँ पे प्रकृति का सूरम्य जो चित्रण है, उन्होंने सतपुड़ा के जंगल को जीवंत कर दिया आपने इस तरीके से। ये जो कविता है, इतनी लयात्मक प्रवाह है इसमें कि अपने आप में ये एक मार्मिक कविता है। मध्य भारत का ये जंगल अपनी जैविक संपदा के लिए बहुत प्रसिद्ध है। और कवि ने जो है जीव जगत के बीच मनुष्य की उपस्थिति का बहुत तटस्थता से उकेरा है। उन्होंने बहुत ही खामोशी से हमें ये समझाया है कि पृथ्वी सभी जीवों का आश्रय है, मनुष्य इन सभी जीवों में से एक प्राणी है। पूरी कविता की बनावट अगर आप देखेंगे तो ये वाचिक शैली में और अपनी बुनावट से ये कविता एक शिशु गीत का आनंद देती है। पहला देखिए, यहाँ पे कहते हैं पहले इसमें कि सतपुड़ा के घने जंगल नींद में डूबे हुए से ऊँघते अनमने जंगल, झाड़ ऊंचे जो है नीचे, झाड़ ऊंचे और नीचे, और आंख नीचे, घास चुप है, कास चुप है, मूक शलास पलास चुप है, बन सके तो धसो इनमें, धस न पाती हवा जिनमें। सतपुड़ा के घने जंगल, ऊँघते अनमने जंगल, सड़े पत्ते गले पत्ते, हरे पत्ते जले पत्ते, वन्य पथ को ढक रहे सो पंख दल में तले पत्ते। चलो इन पर चल सको तो दलो इनको, दल सको तो ये गिनौने, घने जंगल नींद में डूबे हुए से ऊँघते अनमनी जंगल। अटपटी उलझी लताएं डालियों को खींच जाए, पैरों को पकड़े अचानक, प्राण को कसले कपाएं। सांप सी काली लताएं, बला की पाली लताएं, लताओं के बने जंगल, नींद में डूबे हुए से ऊँघते अनमने जंगल। मकड़ियों के जाल मुंह पर और सर के बाल मुंह पर, मच्छरों के दंश वाले दाग काले लाल मुंह पर, वात जंजा वहन करते, चलो इतना सहन करते, कष्ट से ये सने जंगल, नींद में डूबे हुए से ऊँघते अनमने जंगल।
कविता ने इस अंश में जंगल की विविधता और जंगल की यथार्थ को चित्रित किया है। कभी बिना किसी भूमिका के हमें घने जंगल में प्रवेश कराते हैं। सतपुड़ा एक संज्ञा के रूप में प्रकट हुआ, लेकिन ज्यों ज्यों हम कविता में उतरते जाते हैं उसकी नवीन विशेषताएं हमको मुग्ध करती है। मन की सघन हरियाली नींद में ऊँघती हुई लग रही है। ये जंगल अपनी निश्चिंतता में डूबा हुआ है, यानी जंगल का नीरव वातावरण नींद में तल्लीन है। कवि ने इन पंक्तियों में हमें यह भी संदेश दिया है कि आप इस अरण्य में बगैर किसी बाधा के प्रवेश करें, हस्तक्षेप से जंगल की नींद खुल जाएगी। आगे कवि सतपुड़ा के जंगल को आंखों देखा हाल बयां करता है कि जंगली झाड़ियां कुछ छोटी कुछ बड़ी कुछ ऊंची। झाड़ एक अरण्य के दो अनिवार्य हिस्से होते हैं। वहाँ घास और कास भी बहुत ज्यादा है। इसी के बीच शाल और पलास के पेड़ों के बारे में भी बताते हैं कि वो भी बहुत ज्यादा है। विविध संस्कारों में पलास के पत्ते और उनकी टहनियां काम में आते हैं, इसलिए कवि की यह अभिलाषा है कि तनिक ठहर कर इसमें धंसो और इसकी मनोरमता को आंखों में भर लो। जंगल की हवा भी इसमें सहसा नहीं प्रवेश कर पाती। इस सुखद दृश्य के बाद कभी जंगल के कठोर और डरावने पक्ष की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करते हैं कि किसी भी सिक्के के दो पहलू होते हैं। हरियाली की गोद में भी कुछ डरावने पल जरूर होते हैं। इसी मनोहारी जंगल में आपको मकड़ियों की विविध प्रजातियां देखने को मिलेंगी। जंगल में इन जंगल का भी यथार्थ क्या मूल है वो समझ में आएगा। इस जंगल के शांत वातावरण में कभी तेज हवा, पानी, आंधी से भी हमारा परिचय कराता है। कविता में जंगल का रूप और रंग विविध मौसम में अपने अलग अलग तेवर में प्रकट हुआ है, इसलिए मिश्र जी का यह जंगल एक रस नहीं है, ये एक बहुरूपिया। ये जंगल अजगरों की उपस्थिति से भी समृद्ध है। यानी इस जंगल में आप सिर्फ एक चीज को नहीं देखते, अजगरों से भरे जंगल, अगम गति से परे जंगल, साथ साथ पहाड़ वाले बड़े समूह, झाड़ वाले, शेर वाले, बाघ वाले, गरज और दहाड़ वाले, कंप से कनकने जंगल, नींद में डूबे हुए से ऊँघते अनमने जंगल। इन वनों के खूब भीतर चार मुर्गे, चार तीतर पाल कर निश्चिंत बैठे, बिजन वन के बीच बैठे, झोपड़ी पर पूछ डाले, गोंड तगड़े काले। जबकि होली पास आती, सरसराती घास आती और महुए से लपकती, मत करती बास आती, गूंज उठते ढोल इनके। इन वनों ने गोद पाले लाख पंछी, सौ हिरंदल, चांद की कितने किरंदल, झूमते बन फूल फलियां, खिल रही आज्ञात कलियां, हरित ध्रुवा रक्त किशले। जंगल और पहाड़ एक दूसरे के पूरक होते हैं। अब इन जंगलों की ओट में पहाड़ों के समानांतर आपको कई पंक्तियां फैली दिखेंगी, इसलिए सतपुड़ा के इस जंगल को साथ साथ पहाड़ वाला भी कहा गया, यानी वनस्पति के साथ पहाड़ का ये संगम इसे दुर्लभ बनाता है। पहाड़ों की इन श्रृंखलाओं में सिंह की उपस्थिति हमारे मन में कौतूहल और भय दोनों ही पैदा करती है। शेर की आवाज वाले वनैले वातावरण को और स्वाभाविक बना देती। जब कवि ने ऊंघते जंगल में प्रवेश किया तब उसने इस ध्वनि की कल्पना भी नहीं की थी, लेकिन ये जंगल विविध आवाजों का अजायब घर है। इन हिंसक पशुओं के बीच मजबूत कदकाठी के एक गोंड से मुलाकात होती है। कवि के अनुसार जंगल ही उसके जीवन का आधार है। सतपुड़ा का जंगल मानो उसमें एकाकार हो गया है। मुर्गे और तीतर उसके घर की शोभा बढ़ाते, उसकी झोपड़ी जंगल की ही चीजों से निर्मित है। महुए की सुगंध से उसकी झोपड़ी सुवासित है। होली का उल्लास और मस्ती जंगल के कठोर वातावरण को स्वप्निल बना देता है। तो यहाँ पे अंत में कवि यही कहता है कि इस जंगल को हमारे लिए ये बहुत ही आप कह सकते हैं प्राणवायु का आधार है, जीवन का आधार है। प्राणदायिनी नदियां जैसे इन्हीं जंगलों और पहाड़ों से होकर ग्रहण करके आगे निकलती है। ये नदियां निर्झर और नाले जंगल को खूबसूरत बनाते हैं। सारे पर्यटन केंद्र इन्हीं जलधाराओं के आसपास हैं। परिंदों की चहचहाट और नदियों की उद्गम भूमि भी इन्हीं जंगलों में है। अरण्य अभ्यारण्य और पक्षी विहार के एक दूसरे के सरोकार यहाँ पे होते हैं। यानी इस कविता में वे पर्यावरण के प्रवक्ता के रूप में हम लोगों के सामने दिखते हुए कहीं उपदेशक की भांति और समकालिक सौंदर्य की जो कालजयी कविता है उसके एक कविता के एक रूप में जो है ये हमारे सामने जो है भवानी प्रसाद जी सतपुड़ा के जंगल लगते हैं। ऐसा इन्होंने लिखा है जैसे है कि वो जो है जंगल बिल्कुल आपके सामने जो है बिंबात्मक रूप में अगर देखें तो ऐसा लगता है कि जब भी हम कविता पढ़ रहे हैं कि वो चीज़ तो बिल्कुल मेरे सामने ही हो रहा है, ये चीज़ है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें हम जो है और भी जो है कविता के बारे में बात करेंगे। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बराबर अपडेट के लिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।